5 अगस्त 2019 के बाद देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्या खोया क्या पाया? पाकिस्तान को अपनी बका के लिए वो कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। जो हमारे एलजी साहब है वो पूरे गवर्नर भी नहीं है, लेकिन सदर रियासत से ज़्यादा पावरफुल है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ जो मिलिटेंसी को है वो बढ़ावा दे रही है। एग्जिस्ट करती है हुर्रियत? देखिए, मैं एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हूँ। ये गवर्नर 11 ज़रा हमें बताएं। नहीं, मैं समझा आप कोई वो गवर्नर 11 क्रिकेट की बात नहीं करते, 11 ही होते हैं ना शायद खेलने वाले। बेहतर जानते हैं आप, यहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मरता है, कश्मीरी सिख भी मरता है, कश्मीरी पुलिस पर्सनल भी मरता है और कश्मीरी मिलिटेंट भी मरता है, और आखिर इंसानी खून होता है। हुर्रियत शायद प्रेशर ग्रुप हो सकता है शायद, लेकिन अगर उनको बाज़ाब्ता तौर पर अगर लोगों का आवाम का सोचना है, उनको भी आकर मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर दीनी रहनुमाओं को भी चाहिए कि वो अपने जहाँ भी जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं या बाकी जगहों पर जब वो बोलते हैं, उनको दीन के महवर में बात करनी चाहिए। शियाज़ की जो प्रॉपर्टी है, हमारे जो मौकूफ़े हैं, जो हमारे वक्फ हैं, वो लोगों ने दिए हैं। वो बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम के हिसाब से चलते हैं। बात तो नहीं मानते हैं अगर कोई बड़ा से बड़ा लीडर हमारे यहाँ बात करे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है मौजूदा हुकूमत को। आपकी पार्टी का विजन क्या है, एजेंडा क्या है अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत पर। और आज भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक और मायानाज सियासी शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया, वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग। मैं आपका ट्वीट गालिबन देखता रहता हूँ, और जब भी जम्मू कश्मीर में किलिंग्स होती है या गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो इमरान अंसारी उस पर बढ़ चढ़ कर मजम्मत करते हैं, लेकिन एक सियासी लीडर होने के साथ साथ एक मजहबी रहनुमा भी हैं और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में सरकर्दा उलमा की गिरफ़्तारी होती है, कहीं इमरान रज़ा अंसारी खामोश दिखाई देते हैं। ये सेंटर का प्रेशर है या मजबूरियां हैं? जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जब भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं या आप उसमें बढ़ चढ़ कर बात करते हैं और मजम्मत करते हैं। देखिए, मैं अगर किसी जगह गवर्नमेंट का इक़दाम सही हो तो उसको मैं सराहता भी हूँ, और अगर किसी जगह मुझे लगता है कि इस डिसीजन से लोगों पर इस डिसीजन के बुरे असरात पड़ते हैं, तब मैं मजम्मत करता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन में कहा मैं सिर्फ मजम्मत करता हूँ, नहीं, आई गिव द डेविल्स हिज ड्यू। ना, मेरा मतलब है कि जो लोगों के हित में ना हो उस चीज़ की आप मजम्मत करते हैं। डेफिनेटली, वो तो ज़रूरी करना ही करना है। दूसरी बात रही कि मजहबी रहनुमाओं की, तो अगर अब मजहबी रहनुमाओं के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे बड़े यहाँ जो सरकर्दा मजहबी रहनुमा हैं वो हमारे मीर वाइस साहब हैं, और काफ़ी देर से उनको इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है घर में बंद रखा हुआ है, नज़रबंद रखा हुआ, और उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। देखिए, हम ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे काफ़ी ट्वीट्स भी रहे होंगे। अगर आप मेरी जो टाइमलाइन देखेंगे, मैंने गवर्नमेंट से बहुत बार ये इस्तदा किया है कि वो क्यों बंद है। तो ये कहना कि जब मजहबी लोगों पर कोई चीज़, ये मतलब चूँकि इमरान साहब जो मीरवाइज उमर फ़ारूक साहब हैं, वो एक दीनी शख्सियत के साथ साथ एक सियासी शख्सियत भी है, लेकिन जिन उलमाए किराम की मैं बात करता हूँ, जिन इस्लामिक स्कॉलर्स की मैं बात करता हूँ, उनका सियासत से बज़ाहिर कोई उनकी वाबस्तगी नहीं है। तो जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो काफ़ी सारा बवाल यहाँ पे मचा, लेकिन हमारा कहना है कि इमरान रज़ा अंसारी चूँकि एक दीनी शख्सियत भी हैं, तो आपका उस पर कमेंट नहीं मैं एक बात आपको बताऊंगा, मैं पहले दीनी शख्सियत हूँ, उसके बाद सियासत के साथ मेरा ताल्लुक़ है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, लेकिन ये शायद छोटा मुँह बड़ी बात हो जाए। देखिए, दीनी रहनुमाओं को भी चाहिए कि वो अपने जहाँ भी जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं या बाकी जगहों पर जब वो बोलते हैं, उनको दीन के महवर में बात करनी चाहिए।
देखिए आपको मैं एक बात बता दूंगा। देखिए आप जुमे की नमाज देख लीजिए। जब जुमे की नमाज है तो उसमें आप दीन सिखाइए लोगों को, दीन की अहमियत सिखाइए लोगों को, और लोगों को आगाह कीजिए कि जो रोज़मर्रा के जो मुश्किलात जो लोगों के सामने हैं या बाकी चीज़ें। देखिए ऑलरेडी मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि हम एक मुल्क में रहते हैं और लोगों को जमा करके, दीनी हिसाब से लोगों को जमा करके और कोई सियासी एजेंडा वहाँ रख के लोगों से बात की जाए, ये सही बात नहीं जी। आप शायद मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको पूरी तरह से खोल के आपसे बात करूँगा। देखिए अगर आपको कोई बात कहनी है लोगों को, जैसे जुमे की नमाज में लोग आते हैं खुतबा सुनने के लिए, खुतबे के बाद नमाज होती है। खुतबे में जो हमारे फ़राइज़ हैं एक आलिम के, उनको लोगों को के साथ दीनी बात करनी है और साथ में ये अहवाल जो हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। उसके बारे में जब आप बात करेंगे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक सियासी रुख देना चाहते हैं और जो आपके अवाम जो होती है, जो नमाज़ पढ़ने के लिए आई होती है, आपको जो ये ऑडियंस जो मिलती है। चले इमरान साहब, आपकी बात से हम बिल्कुल समझ चुके हैं। आपका इन शॉर्ट मकसद ये है कि जिन उलमाए किराम की, स्कॉलर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, अगर उनका काम दीन की तबलीग है तो वो दीन की तबलीग से हटकर सियासी मामलात में उनका अमल दखल है। नहीं, सियासत तो ज़रूरी बोलनी है। अगर आप खुतबे में ये नहीं कहेंगे कि क्या हो रहा है, वो खुतबा सही नहीं है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर मुल्क की बात करते हैं या किसी बात करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो वो मुल्क तो इजाज़त देगा नहीं। जी चले, इससे हट के हम अब चलते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा बदल गई। यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अचानक तब्दील हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बज़ात खुद इमरान रज़ा अंसारी साहब, क्या समझते हैं आप 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने बहुत ज़्यादा खोया है। अगर आप कहेंगे, पहली बात यह है कि जो कि अवाम है वो टोटल इस वक्त डिसएम्पावर्ड है। इस वक्त जो अवाम है वो बेहाल है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं। हमारी पहचान खोई है। हमारा सबसे बड़ा जो जिस पर हम नाज करते थे, हमारा स्टेट गया। देखिए आज सिचुएशन ऐसी है कि एक पॉलिटिशियन होना, आज की जो सेटअप है, जो आज के हुक्मरान हैं, एक पॉलिटिशियन होना कश्मीर में एक कर्ज है। अगर आप देखेंगे जो यहाँ का जो बाबू कल्चर है, या अगर आप गवर्नर साहब को भी देखेंगे, वो हालांकि वो एक सियासी शख्सियत है, लेकिन अगर वक्तन फ़वक्तन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर कोई बात करें लोगों के बारे में, या अगर वो कोई बात करें जो पॉलिसीज़ के बारे में, या अगर कोई बात ये कहें कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मुताबिक जो कि फरमान था 5 अगस्त को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उसके बाद हम स्टेट को वापस देंगे। लेकिन हालात यहाँ जो क्रिएट किए जा रहे हैं, एक तो हालात यहाँ ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं कि कश्मीर में नाअमनियत है और पॉलिटिशियंस इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन होम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कश्मीर में अमन, खुशहाली, तरक्की, एक नई फ़िज़ा अमन की है। देखिए जो होम मिनिस्टर साहब को यहाँ से बोलेंगे, जो यहाँ की गवर्नर साहब बोलेंगे, होम मिनिस्टर साहब तो वही कहेंगे ना। होम मिनिस्टर साहब को भी तो यहीं से डायरी आती है ना। आप मुझे बताइए, आप भी पूरे कश्मीर में घूमते रहते हैं, आप मुझे बताइए, चलिए आज छोटी सी मिसाल ले लेंगे श्रीनगर शहर की। आप श्रीनगर शहर में चल सकते हैं? पूरा शहर खुदा हुआ है और इनको ये पता है कि जाड़े के दिन आ रहे हैं, बर्फ़ हो सकती है, उसके बाद कोहरा लग जाएगा। आप बताइए कहाँ तरक्की है? हाँ, अमन की बात जब ये करते हैं, हाँ ये है, सही है कि सड़कें साफ़ है, सड़कों पर पथराव नहीं है, सड़कों पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं आज कि फ़लानी जगह से इतने क्लशन को पकड़े गए, फ़लानी जगह से यहाँ मिलिटेंट्स पकड़े गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। मतलब आप इसको बदम नहीं समझते हैं अभी भी?
नहीं, बदअमनी मैंने आपको बिल्कुल मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा। मैंने कहा कि हाँ, हमारी सड़कें साफ़ हैं, हमारे पिकनिक स्पॉट साफ़ है, हमारे पर्यटकों के लिए जगहें साफ़ हैं, लेकिन आए रोज़ आपने कल देखा होगा राजौरी में, परसों देखा होगा राजौरी में क्या हुआ, या बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं किसी जगह राइफल स्नैचिंग हो रही, किसी जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी कंट्रोल है, सिक्योरिटी ग्रिड का काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन अभी भी काम करना ज़रूरी है, और अभी भी कुछ है जिसकी पर्देदारी है, जिस अमन की बात हुकूमत कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया हो या हमारी बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि जम्मू कश्मीर में जो मेन हमेशा इशू रहा है वो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है, वो यहाँ की मिलिटेंसी रही है, वो यहाँ के सिक्योरिटी हालात रहे हैं। उस तनाजुर में कहा जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। इंशाल्लाह अगर ठीक हो रहा है तो मुझे लगता है तो पहला, ज़ाती तौर पर आपको क्या मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक है तो पहला कदम इलेक्शन की तरफ चलना। तो ठीक लग रहा है, एक तो होता है लगना, दूसरा हो रहा है कि आप महसूस करें नहीं अब ठीक है सब कुछ हालात। देखिए, इनका ये कहना कि सब कुछ हालात ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं उन पर कदगन चल रहा है, उनको पूरी तरह से बात करने की इजाज़त नहीं है, या उनको एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं हमारी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि जैसे जैसे ये आउटकास्ट लोग हैं। अगर इनको एंगेज करना है, अगर इनको कल इलेक्शन करना है, इनको फेयर प्ले ग्राउंड देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने लाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि बताइए कैसे वी शुड गो अहेड विद द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लोगों के दिलों को छूता है, जो कि लोवेस्ट जो भी सोसाइटी का जो भी लोवेस्ट स्ट्रेटा है, जब लोवेस्ट स्ट्रेटा इन द सेंस ऑफ प्रेस्टीज है, इसकी बात ही कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी जो लोग जुड़े हुए हैं मैदान से, जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक कहाँ होगा। इमरान साहब, उत्तराखंड में हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से 4000 मुस्लिम फैमिलीज़ को स्टेट लैंड जो रेलवे की है वहाँ से इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स जारी हुए। इसी तरीके से अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ की आवाम को सिर्फ 3 महीने की डेडलाइन दी है कि वो स्टेट लैंड पे जो एनक्रोचमेंट हुई है उसे खाली करें। और महबूबा मुफ्ती का भी इशारा है कि जो पॉलिसी इस वक्त बीजेपी अपना रही है ये इसराइल मॉडल पर मबनी है, यानी इसराइली तर्ज की है। हाउ वुड यू रिएक्ट? देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव नॉट गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट स्टेट लैंड इज अ स्टेट लैंड, यू नो, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। देखिए, आपकी मिल्कियत पर अगर कोई हमला कर सकता है तो वो तो ये है कि आपसे छीना जाता है, और बाकी भी प्रोसेस है, जैसे कोई किसी के पास बाग है और उसके पास कुछ स्टेट लैंड है, वो तो मुझे लगता है प्रोविज़न में है कि वो उनको मिलना चाहिए। अगर किसी को नाहक एक जगह से उठाया जाता है जो कि उसकी जगह नहीं है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन अगर जबरन किसी को उठाया जा रहा है तो ये तो जबर तो सही नहीं है, जबर से तो काम। इंसानी हकूक क्या कहता है जब आप माइनॉरिटी में हो और आपको कहा जाए कि आप ये जगह खाली कीजिए? गलत बात है। अगर आपको कहते हैं कि वो रेलवे की ज़मीन है, वो रेलवे के लिए डिजिग्नेटेड है, तो उनको उसके लिए मुतबादल जगह तो देनी चाहिए ना। आप लोगों को खुले आसमान के तहत तो नहीं रख सकते, तो ये सही बात नहीं। तो इस पॉलिसी को कुछ लोग इसराइल मॉडल करार देते हैं। जी, मुझे मैं इससे पूरी तरह से आगाह नहीं हूँ। यू हैव कॉट मी ऑफ गार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इफ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी वांट टू रिहैबिलिटेट देम विद अ न्यू पैच ऑफ लैंड और समथिंग, आई थिंक दैट शुड बी द वो असल में लोगों की फलाह और बहबूद के लिए वो काम है। देखिए, हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। हिंदुस्तान में हर शहरी को इज़्ज़त से देखा जाता है और उनको उनके रिफाह के लिए काम की जाती है। अगर कोई किसी जगह प्रोजेक्ट्स के लिए कोई ज़मीन उनसे ली जाती है तो उनको मुतबादल ज़मीन किसी भी सूरत में देना। 7.5 लाख नए वोटर्स जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल वोट्स का हिस्सा होंगे जी। तो जो 7.5 लाख इसमें ऐड हुए हैं, हालांकि एप्रीहेंशंस पहले 25 लाख की थी, लेकिन अब नए 7.5 लाख आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इम्पैक्ट होगा इससे आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं बहैसियत एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की कह सकता हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटन की, जहाँ से मैं लड़ता हूँ, वहाँ कुछ 8-8,500 वोट बढ़े हुए हैं।
और जब मैंने लोगों से पूछा और जब मैंने इसका जायज़ा लिया, मैंने नहीं देखा कि कोई गलत वोटर को उन्होंने इसमें ऐड किया है। ये वही लोगों को ऐड किया है कि जिनकी एज कम थी और जब वो दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ वोटिंग, उनको किया है। वो देखिए, इस पर काफ़ी शोर उठा, आपने देखा होगा जब ये हुआ कि नए वोटर्स को लाया जाता है। मुझे नहीं लगता है वैसा हुआ है। अगर 7.5 लाख वोट बढ़े भी हैं, ये कितने सालों में बढ़े, कितने सालों में, ये भी देख लीजिए ना आप, कितने सालों के बाद ये इलेक्टोरल रोल का ये हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हमें घबराने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको इसमें यहाँ जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने बाहर के नॉन लोकल्स को इसमें ऐड किया, यानी कि कुछ जो आर्मी के लोग यहाँ पे काम करते थे, ऑफिसर्स, उनके बच्चे, या वो जो काफ़ी टाइम से यहाँ, मैं ज़ाती तौर पर आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ जो भी वोट चढ़ा है, जेन्युइन वोट चढ़ा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, किसी भी अमल से पहले जब तक कि आप ग्राउंड पर नहीं देखेंगे कि ऐसा हुआ है, इस पर रिएक्शन करना कोई सही बात नहीं। मैं आपको एज अ सैम्पल केस देता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7,500 वोट चढ़े हुए। बाकी मैंने दोस्तों से भी पूछा, भी उनका भी यही है कि किसी के यहाँ 4,000 चढ़े, किसी के यहाँ 12,000 चढ़े हुए। हाँ, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे मैं महरूम हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया कि हम इन चीज़ों पर नहीं देख रहे हैं, हम लोगों का ही देख रहे हैं कि लोगों के कैसे उनकी मुश्किलात का इज़ाला हो। अगर ऐसी कोई बात है, उनको सामने आना चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हर एक पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है ऐसी बात। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्लियर विजन और एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ पार्टीज़ 370 की बहाली को अपना एजेंडा समझते हैं और कुछ पार्टीज़ अभी भी स्टेटहुड की बहाली को अपना एजेंडा समझते हैं। देखिए, 370 के बारे में हमारी पार्टी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई है इसकी बहाली के लिए। इसमें क्या टाइम लगेगा, वो टाइमलाइन क्या होगी, उसको साइड में रखकर हम कहते हैं कि जब तक कि उसका वो, या देखिए, दो ही रास्ते हैं 370 की, या तो कोर्ट है या तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या हाल है वो सब लोग आप जानते हैं। कोर्ट से हम रिलीफ चाहते हैं, वो अब कोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमें 370 और उनके जो जवाबात होंगे कोर्ट या इसके, उस तक हमें ऐसा नहीं करना है कि हम घर में बैठे रहेंगे कि और हम कहेंगे जी हर एक लोग जो हमारे सामने आगे आएंगे, हम उनको कहेंगे जी हम बहाली का सोच रहे हैं। लेकिन हमें आगे भी चलना है। हमें लोगों का जो मुश्किलात हुई हैं इन पिछले 3-4 सालों में, उसका मदावा करना है। आपकी पार्टी का विजन क्या है, एजेंडा क्या है अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को एम्पावर किया जाए। इलेक्शन हमारा देखिए, इलेक्शन से ही तो एम्पावर होगा ना। देखिए, आज की सिचुएशन ये है कि अगर आप सड़क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के कुछ अफसर कहते हैं जी इसने एंटी इंडिया बात की है, एंटी ये बात की, एंटी नेशनल बातें हो रही। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बहाल हो जाए, लोग सामने आ जाएं और गवर्नमेंट से कहे कि हमारा क्या हाल हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के 2 मसले हैं, एक तो डेवलपमेंटल इशू है, दूसरा एक पॉलिटिकल इशू है। जी है। आपका ऑप्शन किस पे होगा, दोनों चीज़ें या सिर्फ आप डेवलपमेंटल को? देखिए, डेवलपमेंटल इशूज with dignity and other things are our prime concerns। और बाकी जो पॉलिटिकल इशू है वो भी तो हल होना चाहिए, वो भी तो हल होना चाहिए। अभी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में कितने भी नई चेंज हो, लेकिन इसके सियासी हल के लिए पाकिस्तान के साथ भारत को बात करनी है। आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? मैं कह रहा हूँ किस पाकिस्तान के साथ आप इस वक्त बात करेंगे? पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में बाद में आप अगर बात करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे? आप मुझे बताइए, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके साथ बात की जाए? नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे आप आर्मी के साथ बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है हम पाकिस्तानी आर्मी से बात कर सकते हैं, क्योंकि वही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ जो मिलिटेंसी को है वो बढ़ावा दे रही है। आप ऐसे लोगों से तो बात नहीं कर सकते ना। वेरी अनस्टेबल कंट्री। देखिए, ये पाकिस्तान को अपनी बका के लिए वो कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं।
वरना तो ये सारा क्लियर है, हम तो आप ठीक तरीके से ज़िंदा रह रहे थे। राजौरी इंसिडेंट के बाद फिर से फोर्सेस की तैनाती जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई तो है। बट नेचुरल है, जब आप बेगुनाहों को मारेंगे वो तो बट नेचुरल है, फोर्सेस तो आ ही जाएंगे। देखिए लोगों को तो बचाना है, किसी न किसी को तो लोगों को बचाना है। लेकिन यहाँ से तो हुकूमत का दावा है कि हालात ठीक है। जी वही मैंने आपको कहा, पहले भी आपने सवाल में यही पूछा। इनको देखिए सिक्योरिटी जो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इनको लगा होगा कि इनको और फोर्सेस की ज़रूरत है तो ये कर रहे हैं। इमरान साहब, हमने गवर्नर रूल भी देखा, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल भी देखा, हमने सदर रियासत भी देखा, हमने वज़ीर आज़म भी देखा, हमने चीफ मिनिस्टर्स भी देखे, हर एक राज हमने देखा। लेकिन हर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने मिलिटेंसी देखी। लेकिन आखिर जिस स्टेज पर हम पहुँचे कि हम डायरेक्टली यूटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मिलिटेंसी अभी भी अपनी जगह है। आप इसका हल क्या समझते हैं? देखिए यूटी किसी चीज़ का हल नहीं है, यूटी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर यूटी हल होता तो हिंदुस्तान में जो इतनी स्टेट्स हैं उनको भी यूटी बनाया जाए। और आप कह रहे हैं कि सदर रियासत का देखा है आपने, बाकी चीज़ें देख ले, लेकिन मैंने ऐसा राज कभी नहीं देखा है जो आज का राज है। जो हमारे एलजी साहब है वो पूरे गवर्नर भी नहीं है, लेकिन सदर रियासत से ज़्यादा पावरफुल है। लद्दाख के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी एमएचए की तरफ से तश्कील दी गई है ताकि वहाँ के लोगों की जो मांग थी वो पूरी की जाए, वहाँ के लैंड प्रोटेक्शन हो, वहाँ की जॉब प्रोटेक्शन हो। इमरान रज़ा अंसारी, लद्दाख जो एक वक्त हमारा हिस्सा हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, इस कमेटी को और एमएचए के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता दूंगा, लद्दाख में जो लोग हैं, जो अंदर से जो उनकी एलिजेंस है वही उनकी बाहर से एलिजेंस है। लद्दाख और कश्मीर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। लद्दाख और करगिल में जो भी लेह लद्दाख करगिल में जो भी लोग बोलते हैं वो एक हिंदुस्तानी शहरी के अपने आप को हिंदुस्तानी शहरी मानकर, हिंदुस्तानी मानकर गवर्नमेंट से लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं और इनके पास इतनी ज़्यादा राय हैं मुख्तलिफ, तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बात करनी है तो किससे करें? आज एक आम तासुर है, तासुर ही नहीं बल्कि कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं उनका मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ के सरकर्दा सियासी लीडरान थे जो जिनका एक कद था, लेकिन उनका कद बीजेपी ने एक पल में गिरा दिया, हुकूमत ने। देखिए कद किसी का नहीं गिर सकता है। अगर लोग किसी के साथ होंगे, अगर वो लोगों के दिल में बस रहा होगा, उसका कद नहीं गिर सकता है, कद नहीं गिर सकता। बात तो नहीं मानते हैं, अगर कोई बड़ा से बड़ा लीडर हमारे यहाँ बात करे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है मौजूदा हुकूमत को। मौजूदा हुकूमत को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यही जो बड़े कदावर लीडर हैं उन्होंने और कोई बात दिल्ली में की होती है और कश्मीर में दूसरी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड में काफ़ी ये अमेंडमेंट्स हुई है जी। और पहले ये बताएं कि शिया जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या इस बोर्ड के अंदर इस वक्त है कोई जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंदर आती है? देखिए जिन्होंने जो टोटल वक्फ बोर्ड बना है उसमें भी कुछ शिया हजरात लिए हैं, लेकिन देखिए हमारे फ़िक़्ह में जो कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ है वो बाकी जो अवाम है, जो बाकी हैं उनसे मुख्तलिफ है। देखिए वक्फ बोर्ड, अगर मेरा मानना ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती है। एक वो होती है कि जो स्टेट ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की दी होती है और उसमें अगर खुर्द बुर्द होता है तो वो बाद में अपना बोर्ड, लेकिन वो ये जो बोर्ड भी है वो भी एक मुतनाज़ बात है। अगर किसी दिन आप आएंगे इस पर हम बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ की बात करेंगे कि वक्फ क्या होता है और इन्होंने अभी है कुछ शिया की वक्फ प्रॉपर्टी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। देखिए शियाज़ की जो प्रॉपर्टी है, हमारे जो मौकूफ़े हैं, जो हमारे वक्फ हैं, वो लोगों ने दिए हुए, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम के हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अगर आपको वक्फ पर बात करनी है इस पर हम बाज़ाब्ता एक पूरा सेशन रखेंगे। कभी पता नहीं चलता कि हुकूमत के ऑर्डर्स कब आए। अचानक अगर ऑर्डर भी आता है कि शिया वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेता है, तो उसके बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या देखें? बाज़ाब्ता तौर पर हम उनसे बात करेंगे, हमारे जो उलमा हैं वो अपना केस प्लीड करेंगे और उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे वक्फ में कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे जो मौकूफ़ा हैं वो लोगों ने
अपनी ज़ाती जायदादें हैं उनको देकर या हमने ख़रीद कर उन पर हमने अपने जो जैसे इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं, गैर ज़ालिक हैं, वो बने। आजकल गवर्नर 11 की बात हो रही है क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा, शायद आप हमसे खबरदार है कि क्रिकेट खेल रहे हैं गवर्नर साहब क्या? ये गवर्नर 11 ज़रा हमें बताएं। नहीं, मैं समझा आपको वो गवर्नर 11 क्रिकेट की बात नहीं करते, 11 ही होते हैं ना शायद खेलने वाले। बेहतर जानते हैं आप। आए हैं वो गवर्नर साहब, वो भी एक तजुर्बा करना चाहते हैं, सियासी तजुर्बा करना चाहते हैं, कर लीजिए। वही तो रोना है हमारे को, यही तो रोना है। क्या इसका मतलब ये कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स है उन्हीं को हैंडीकैप्ड करने की कोशिश है? नहीं, अगर गवर्नर साहब को लगता है कि वो यहाँ सियासत कर सकते हैं, मुझे लगता है उनको गाज़ीपुर छोड़कर यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेनी चाहिए। अब तो मुझे लगता है यूटी लॉज में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अगर उनको लगता है कि वो इतने सियासी लोगों को जमा करना चाहते हैं और 11 लोग ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, एक टीम बन चुकी है, तो मुझे लगता है उनको खुद को सरबराही करनी चाहिए इसकी। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी, देखिए अभी आप आई डोंट नो व्हाई यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स आज़ाद साहब। या कल में जो एक मैसेज हुई था, तो यहाँ तो तकरीबन 28 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो आने दीजिए ना इनको, इसमें क्या प्रॉब्लम है। भारत जोड़ो यात्रा, योर स्टांस स्पेशली ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या इस पे मौक़िफ़ है भारत जोड़ो यात्रा पे? क्योंकि उस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रिएक्शन तो दिया है। इनफैक्ट कि बहुत सारी पार्टीज़ ने इस यात्रा का हिस्सा बनने में भी अपनी हामी भर ली है। बहुत अच्छी बात है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी होगी। उनको अगर लगता है कि इससे कोई लोगों को फ़ायदा मिले, उनको करना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये देखिए, हमने अभी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया है, और ये एक किस्म का जो मैं देखता हूँ, हालांकि मेरी बड़ी तंग नज़र है, मैं उतना वसी नहीं जानता हूँ, ये अपने कांग्रेस वाले अपने आप को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ पीछे भी काम किया है, जिन्होंने इनसे फ़वाइद उठाए हुए हैं, जो इनके साथ हर एक चीज़ में शरीक थे, वो तो ज्वाइन करेंगे ही डेफिनेटली। JKPCC के सदर ने कुछ रोज़ पहले कहा कि महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, महबूबा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कुछ पार्टीज़ का उन्होंने नाम लिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। यानी कि उनका कहना था कि जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगी, और जो यहाँ फैसिस्ट पार्टीज़ हैं, जो फैसिस्ट फोर्सेज हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा से दूर रहेंगी। नहीं, इसका मतलब है, देखिए हम आप कश्मीर की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात? मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से शुरू हुई है ना? बिल्कुल। तो इसमें आप देख लीजिए ना कि अगर वहाँ की बहुत सारी पार्टीज उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो सब फासिस्ट हो गए। आप मुझे बताइए, जो बाकी वहाँ की पार्टियां हैं, जो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूंगा, जगन रेड्डी की पार्टी है, वो क्या फासिस्ट होगी? कोई नहीं आना चाहता है इसमें, तो उसका मतलब नहीं है कि वो फासिस्ट हो गए। बेसिकली ये कांग्रेस का रिवाइवल प्लान है। इट्स नॉट अ प्लान। आप ये समझ लेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा कोई उदम चीज़ हो रही है, कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है, और कुछ नहीं। लैंड लीज पॉलिसी यहाँ पर फिर से नोटिफाई की गई, यहाँ पे जो मुरतब दी गई, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसमें देखना क्या है, जिनको लीज दिया है वो तो दे आर द फर्स्ट पीपल। देखिए, जब भी कोई लीज प्रॉपर्टी होती है और जब भी उसका लीज ख़त्म होने वाला होता है, तो पहला आदमी हकदार कौन होता है? वही जो लेसी होता है, जिसके पास जगह होती है। तो अगर इनके और कोई मकासद है, इनको उन चीज़ों से गुरेज करना। यानी कि आप गवर्नमेंट के इस डिसीजन के फेवर में हैं? नहीं, आई एम नॉट इन फेवर। कैसे, कौन हो सकता है फेवर? ओके, हाउ कैन यू बी इन द फेवर? राइट, ये टोटल फ्लॉ है। अच्छा, अगर ये यूनियन टेरिटरी है, आप देख लीजिए, अगर दिल्ली में अगर दिल्ली में भी लीज पर लोगों ने उठाया, या बाकी हम स्टेट्स की बात ही नहीं करेंगे, हमारी औकात ही नहीं है इस वक्त कि हम स्टेट बने। जितनी भी हिंदुस्तान में यूटीज़ हैं, क्या उसमें ऐसे लॉज हैं? ये स्पेसिफिक एक यूटी के लिए लॉ नहीं लगा सकते ना।
जैसे पूरे देश भर में कानून है वैसे कानून जम्मू कश्मीर में भी चले। गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर की हर फैमिली को एक यूनिक आईडी कार्ड बनाना है। UIDs, हाँ जी, UID कार्ड्स बनाने हैं। तो आप उस कार्ड के इस डिसीजन को जो गवर्नमेंट का है, आप समझते हैं कि ये लोगों के हित में है, एम्पावरमेंट के हवाले से, या इस पे भी आपका नेगेटिव कमेंट? देखिए, UIDs अगर हों, उसके मकासद ये हों क्योंकि हमारा जो शहरी है वो पूरे देश भर में उसकी मूवमेंट बड़ी आसान हो जाए, तो वो ठीक है। अगर और कोई मकसद है तो वो तो पहले मालूम करना चाहिए ना। बट मुझे लगता है जैसे अगर ये उस तरीके का UID है जैसे बाकी मुल्कों में है, जैसे अमेरिका में है, लंदन में है, बाकी जो ममालिक हैं, अगर वैसे किस्म का है तो हमें कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर और कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, क्योंकि कश्मीर में तो सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज पर सब कुछ चलता है, हम किसी इकदाम से पहले ही उसको नेगेटिव कर देते हैं। अब लेट्स सी हाउ इट इज़। बट मुझे लगता है कि ये एक और एक्सरसाइज टाइम कंज्यूमिंग है। जब आपने ऑलरेडी एक आधार कार्ड तो आपने बनाया है जो कि वैलिड है, तो उसके बाद एक और यूनिक ID कार्ड, एक तो पैसा इस पे सर्फ होता है और उसके अलावा जो गवर्नमेंट में, बट आई थिंक आधार कार्ड वो तो हमने ऑलरेडी लिंक कर रखा है ना हर एक चीज़ के साथ। इमरान साहब, अब जम्मू कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? किसी ने किया? ये तो पिछले 3 साल से कह रहे हैं, कहीं हुआ है फॉरेन पैसा? जब भी होगा यहाँ तो जब की बात क्या कह रहे हैं आप? यहाँ तो हमारे देश के जो हमारे उद्योगपति हैं वो यहाँ तो ऑलरेडी मीटिंग हुई है लास्ट। तो मीटिंग ये हो रही है ना, ये तो मीटिंगों की खाली सरकार है ना, अमल की सरकार तो दिखाइए। एक आदमी यहाँ आया है जिसने कोई ज़मीन लस्सीपोरा में ली है, उसने वह फैक्ट्री बनाई जो कि फ़ायदेमंद फैक्ट्री थी जिसमें कश्मीरियों का फ़ायदा होता था। वो छोटे छोटे यूनिट्स बंद हो जाएंगे, ये बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। ये ख्वाब देख रहे हैं हम जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? ओवरऑल आप क्या समझते हैं, जो भी 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी ऑर्डर्स हुए, जितने भी मूव गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए, हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रो पीपल जो भी मूव्स हमने लिए हैं, जो भी कुछ डिसीजंस लिए, लेकिन आपका एक सियासी कद है, आपका एक विजन है सियासत में, आप क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट? क्या वाकई ये आवाम के मफाद में है या इससे कोई बैड इम्पैक्ट होगा जिससे कश्मीर में और मसाइल पैदा हो सकते हैं? बैड इम्पैक्ट की बात हम देखें ना, वही मैंने आपको कहा, हम हमेशा नेगेटिव थिंक करते हैं कि बैड इम्पैक्ट होगा। जो मेरी कंसर्न आज है, मेरी कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को कह रही है कि हमने जी इसको स्ट्रीमलाइन किया, ये चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया, उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया, इस चीज़ को किया होगा, मैं ये नहीं कह सकता नहीं किया होगा, लेकिन उसके साथ जो हमारे माशरे को, जो हमारे अवाम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, आज नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, यहाँ तो इलेक्शन होना ही होना है। राइट। इलेक्शन बिना चारा नहीं है। अब जो लोग हैं, आप अपनी बातों से जो उनके नुमाइंदे थे या नुमाइंदे बनेंगे, उनको आप गवर्नर हाउस से कहते हैं कि ये आपके नुमाइंदे होंगे, वो चलेगा, क्योंकि ये लोगों का वोट है। अच्छा, मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं इस वक्त, क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अभी एग्जिस्ट करती है या 5 अगस्त के बाद उनका भी सफाया किया बीजेपी ने वाकई हुकूमत ने? किस हिसाब से सफाई की बात आप कह रहे हैं? एग्जिस्ट करती है हुर्रियत? देखिए, मैं एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हूँ। आप मुझसे ये पूछेंगे कि हुर्रियत एग्जिस्ट करती है या हुर्रियत एग्जिस्ट नहीं करती है, वो उनके लीडरान हैं, वो आप ना, मैं आपके मौजूदा हालात को देखते हुए आपसे जानना चाहता हूँ। यहाँ तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ कौन एग्जिस्ट कर रहा है? और हुर्रियत वालों को मैं वैसे एक मेरी तरफ से ये है कि आपने ये तजुर्बा किया हुर्रियत का वगैरह वगैरह, एक हुर्रियत शायद प्रेशर ग्रुप हो सकता है शायद, लेकिन अगर उनको बाज़ाब्ता तौर पर अगर लोगों का, आवाम का सोचना है, उनको भी आकर मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। अगर एक तरफ इतनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, दूसरी जानिब कश्मीरी पंडित्स की किलिंग फिर देखने को मिलती है। जी, ये तो बहुत ही
बुरा हो रहा है और जो भी ये काम अंजाम दे रहा है वो कश्मीरी को, देखिए अगर हमारा पंडित भाई यहाँ मरता है तो उसका असर कश्मीरी मुसलमान पर पड़ रहा है। जो भी ये काम कर रहा है वो कश्मीर की बर्बादी, ये जो कश्मीर की बर्बादी होने जा रही है या जो बर्बादी हुई है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सेदार है। क्योंकि अगर आप दीन में देखिए ये काम हराम है, अगर आप सोसाइटी में देखिए ये काम हराम है, अगर आप जनरल व्यू ले लें ये काम हराम है, और बाद में अगर आप देखेंगे जब मुहासबा होगा उसमें कश्मीरी को नुकसान। अब यहाँ सिर्फ कश्मीरी नहीं मरता है, यहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मरता है, कश्मीरी सिख भी मरता है, कश्मीरी पुलिस पर्सनल भी मरता है और कश्मीरी मिलिटेंट भी मरता है, और आखिर इंसानी खून होता है। इमरान रज़ा अंसारी साहब को क्या लगता है कि इस इंसानी खून को रोकने के लिए, हमेशा के लिए एक पुरअमन माहौल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखिए इसमें न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मुदाखलत होगी न प्रेजेंट गवर्नमेंट की मुदाखलत होगी, इसमें सिविल सोसाइटी की मुदाखलत होनी चाहिए। ये जो बेगुनाह खून बह रहा है इसमें सिविल सोसाइटी आगे आनी चाहिए। कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा एक जो बीमारी है, जो प्लेग है, वो इस वक्त ड्रग्स का है। आप तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ ड्रग्स कितना ज़्यादा पंप हो रहा है। कश्मीरी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कश्मीर में ड्रग्स नहीं बनता है, ये ड्रग्स कहीं से आता है। तो अपने आप को वो इस्तेमाल ना होने दे उन ताकतों के साथ जो कश्मीर की नस्ल को, जम्मू कश्मीर की नस्ल को तबाह करना चाहते हैं। आखिर पर इमरान साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये स्टेबलाइज होने के लिए कहीं कोई रास्ता नज़र आ रहा है? अगर नहीं नज़र आ रहा है तो उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए और आपका क्या नज़रिया? देखिए रास्ता एक ही है कि आवाम फैसला करे कि आवाम को क्या करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी इसको कहते हैं कि जी फलान ने कहा नहीं हो सकते, वो चीज़ें छोड़कर संजीदगी के साथ बैठकर इलेक्शन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी साहब। आज इनसे हमने बात की जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत पर। अगले प्रोग्राम में एक और अहम सियासी शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे।